हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 1.4 को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा सम्मिलन ज्ञात करना है और आपको प्रत्येक समुच्चय युग्म का करना है, अर्थात दो समुच्चय आपको दिए हुए हैं हर भाग में और सम्मिलन ज्ञात करना है। अब सम्मिलन का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, सम्मिलन को हम यू मतलब इसको हम यूनियन बोलते हैं, वैसे यू तो नहीं बोलते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिएगा मेरे से अगर बोला जाए कि अगर मुझे ए और बी का सम्मिलन ज्ञात करना है तो मुझे बेसिकली ए यूनियन बी ज्ञात करना है। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई समुच्चय ए दिया हुआ है, मान लीजिएगा मैंने एक समुच्चय लिखा ए बी सी डी और दूसरा समुच्चय लिखा बी बराबर बी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। तो आपको अब क्या करना है, इनका यूनियन निकालने के लिए यूनियन में हम ए और बी के सभी अवयव लिख देते हैं, चाहे ए में हो चाहे बी में हो, लेकिन इतना ध्यान रखते हैं कि एक अवयव को केवल एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे देखिए ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, क्योंकि ए के अवयव भी आने चाहिए और बी के अवयव भी आने चाहिए। अब बी कॉमा डी देखो पहले ही आ चुके हैं यहाँ पर, तो इनको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखते हैं, इसलिए अब केवल हमारे पास क्या लिखना रह गया, ई कॉमा एफ। तो यही हमारे पास ए और बी का सम्मेलन हो जाएगा, या जिसे हम ए यूनियन बी करके बोलते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया सम्मेलन का मतलब क्या होता है और कैसे निकालते हैं। अब पहले वाले भाग पर आओ। तो इसमें बोला गया है कि आपको एक समुच्चय दिया गया है एक्स बराबर, जिसके अवयव हैं 1, 3, 5 और वाई बराबर जो समुच्चय है उसके अवयव हैं 1, 2, 3। तो देखो, सबसे पहले तो मैं समुच्चय ही लिख लेता हूं, एक्स बराबर 1, 3, 5 और y बराबर आपके पास हो गया 1, 2, 3। अब एक बात का ये ध्यान रखें विशेष कि कभी भी अगर आपके पास सारणीबद्ध रूप में नहीं है समुच्चय, तो आप उसको रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में पहले बदलेंगे। हो सकता है समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हो, तो आप पहले उसको रोस्टर विधि में लगाएं, तभी आप यूनियन निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास x यूनियन y निकालना है, मतलब x और y का सम्मिलन, यही होता था। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x के सभी अवयव लिख दो और y के भी सभी अवयव आने चाहिए। बस मुझे ये ध्यान रखना है कोई भी अवयव पुनरावृत्ति नहीं हो। जैसे 1, 3 पहले ही आ चुका है देखिए इसमें, तो अब मेरे पास क्या रह गया, केवल 2 रह गया यहाँ पर। तो देखो x का भी सभी अवयव इसमें आ चुके हैं और y के भी सभी अवयव इसमें आ चुके हैं। तो ये आपका x और y का सम्मिलन अर्थात x यूनियन y हो जाएगा। आइए दूसरे वाले प्रश्न में देखो, बोला गया है a बराबर एक समुच्चय है ए ई आई ओ यू और b बराबर दूसरा समुच्चय दिया है गया है a b c। अब देखो मुझे क्या करना है, इनका सम्मिलन ज्ञात करना है। अगर इनका सम्मिलन मुझे ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर सबसे पहले तो a वाला समुच्चय लिख लेता हूं, a ई आई ओ यू। अब b वाला समुच्चय लिख लेता हूं, यह है a b c। अब a यूनियन b हमें ज्ञात करना है। तो देखिए a यूनियन b हमारे पास हो जाएगा यहां से a b c ई आई ओ यू, क्योंकि देखो इसमें मैंने a के भी सभी अवयव लिख दिए और b के भी सभी अवयव मैंने इसमें लिख दिए हैं। अब देखिए तीसरे वाले भाग पर आते हैं। तीसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि a समुच्चय दिया हुआ है x, जिसके अवयव हैं x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, जबकि b वाला समुच्चय दिया गया है x, जिसके अवयव हैं x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम a और b को यहां पर आप देख रहे हैं सारणीबद्ध रूप में नहीं है, अर्थात रोस्टर विधि में नहीं लिखा हुआ है, तो आप रोस्टर विधि से लिखने का प्रयास करेंगे। तो मैं चलिए यहां पर कर देता हूं तीसरा वाला भाग। a में बोला गया था कि 3 का गुणज होना चाहिए और प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अब 3 का गुणज और प्राकृतिक संख्या देखिए हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं, 3, 6, 9, 12 डैश डैश चलता रहेगा, ऐसे तो अनंत पद आएंगे, तो मैं सबको तो नहीं लिख सकता, तो मैंने इस तरीके से यहां पर लिख दिया। अब बी वाले समुच्चय को देखिए लिखते हैं। बी वाला समुच्चय हमें दिया हुआ है समुच्चय निर्माण विधि से कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम बोला गया है तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों का सम्मिलन अर्थात a यूनियन b। तो देखिए अब वो आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 9, फिर आएगा 12 डैश 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 चलता रहेगा। तो यही आपके पास तीसरे वाले भाग का उत्तर
हो जाएगा। चलिए अब हम चौथे वाले भाग पर आते हैं। देखिए इसमें आपको बोला गया है कि आपके पास समुच्चय ए दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण विधि से x उसके अवयव हैं, x एक प्राकृतिक संख्या है और x 1 से 6 के बीच में यहां पर 6 सम्मिलित है। b के अवयव x हैं और x एक प्राकृतिक संख्या है जहां पर x के मान 6 से 10 के बीच में है। ध्यान रखें 6 और 10 सम्मिलित नहीं है कोई भी। तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर चौथा वाला भाग कर देता हूं। ए वाला समुच्चय सबसे पहले हम लिख लेते हैं रोस्टर विधि से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6। अब बी वाला समुच्चय लिख लेते हैं। तो वो आ जाएगा 7, 8, 9। केवल 3 अवयव आएंगे क्योंकि 6 से 10 के बीच में बोला गया था। तो ए यूनियन बी अर्थात ए और बी का सम्मिलन हम निकाल लें। तो ये आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये आपका चौथे वाले भाग का उत्तर यहां से हो जाएगा। अब सबसे अंतिम वाले भाग पर चलते हैं। इसमें बोला गया है आपको कि ए अवयव हैं 1, 2, 3 और बी के अवयव हैं 5। मतलब 5 लिखा है, मतलब ये रिक्त समुच्चय अर्थात इसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो हमें तो यूनियन निकालना है इनका। तो देखो मैं यहां पर इसको कर देता हूं अलग से। पांचवा वाला भाग, मेरे पास समुच्चय दिया हुआ है ए जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और बी समुच्चय दिया हुआ है जिसका कोई भी अवयव नहीं है अर्थात 5 लिख दिया। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इनका यूनियन लिखना है। तो ध्यान रखो कभी भी रिक्त समुच्चय और किसी दूसरे अरिक्त समुच्चय का यूनियन हमेशा अरिक्त समुच्चय के बराबर आता है। अर्थात ए यूनियन बी ए के बराबर आ जाएगा, मतलब 1, 2, 3 इसके अवयव आपके पास आ जाएंगे। तो यही आपका पूरी तरीके से प्रश्न संख्या 1 हल हो चुका है। चलिए आगे आते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि मान लीजिए ए एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं a, b और b एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं a, b, c। तो देखिए आपसे बोला गया है कि क्या a b का उपसमुच्चय है और फिर आपको a यूनियन b भी ज्ञात करना है। तो देखो मैं सबसे पहले तो समुच्चय लिख लेता हूं जो जो मुझे दिए गए हैं। a समुच्चय के अवयव हैं a, b और b समुच्चय के अवयव हैं a, b, c। फिर आप देखिए आपको बोला गया कि क्या a b का उपसमुच्चय है। देखिए ये प्रतीक आपको बताया गया था, ये होता है उपसमुच्चय का प्रतीक, जहां पर इधर की तरफ लिखा होता है छोटा वाला समुच्चय और इधर होना चाहिए बड़ा समुच्चय। और इस छोटे समुच्चय का हर अवयव बड़े समुच्चय में जरूर होना चाहिए। बड़े समुच्चय में एक्स्ट्रा बच रहे हैं नहीं बच रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन छोटे समुच्चय का हर अवयव बड़े में होना चाहिए। तो अब देखो ए का प्रत्येक अवयव यहां पर देखो क्या बी में है, बिल्कुल है। ए भी देखो है यहां पर, बी वाला अवयव भी देखो यहां पर है। तो हाँ ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इस तरीके से ये तो पूछा गया था कि क्या ऐसा संभव है, तो हाँ बिल्कुल सत्य कथन है ये आपके पास। अब आपको बोला गया कि आपको ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो ध्यान रखो कि यहां पर तो देखो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूं कि एक पॉइंट लिखा देता हूं। अगर आप नहीं भी याद करते तब भी कर सकते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में जल्दी से आप उससे कर सकते हैं अगर पॉइंट पूछा जाए वो आपसे। तो ध्यान रखो अगर आपके पास दो समुच्चय हैं P और Q और बोला गया है कि P Q का उपसमुच्चय है, मतलब P छोटा समुच्चय है, तो ध्यान रखें P यूनियन Q हमेशा बड़े समुच्चय के बराबर आएगा, मतलब Q के बराबर आता है। तो आप इसको कंठस्थ कर लें। अब यहां पर देखो क्या होगा, A यूनियन B किसके बराबर आ जाएगा, B बड़ा समुच्चय है, A उसका उपसमुच्चय भी है, तो B के बराबर आना चाहिए। यहां से देखो परिभाषा से मैंने आपको पॉइंट जो लिखाया। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो देखो मैं आपको वैसे करके दिखा देता हूं। A यूनियन B हमें करना है, मतलब A और B के सभी अवयव हमारे पास आने चाहिए ऐसे समुच्चय में। तो A के अवयव A, B हो गए और B के अवयव A, B, C हैं। A, B आ चुका है तो केवल C आना रह गया है। तो देखो यही आपके पास आएगा और ये है क्या, B के बराबर ही तो है। तो मैं आपसे यही बोल रहा था कि A यूनियन B के बराबर हो जाएगा क्योंकि B उसका अधिसमुच्चय अर्थात बड़ा वाला समुच्चय है। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखो तीसरे प्रश्न पर आते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि A और B दो ऐसे समुच्चय दिए गए हैं कि A B का उपसमुच्चय है तो A यूनियन B क्या होगा। देखिए ये बिल्कुल अभी मैंने प्रश्न संख्या 2 में आपको बताया था पॉइंट। तो ध्यान रखो कि जब भी A B का उपसमुच्चय है इसका मतलब क्या है कि A छोटा समुच्चय है और A का प्रत्येक अवयव B में है ही। तो इसलिए A यूनियन B
हमेशा बी के बराबर होता है। तो आप इसको कंटस्ट रखें और देखो यहां पर आपसे प्रश्न भी पूछ लिया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब हम चौथे वाले भाग पर आते हैं, अर्थात चौथे प्रश्न पर। देखिए इस प्रश्न में बोला गया है कि a बराबर आपको समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4। b समुच्चय के अवयव हैं 3, 4, 5, 6। c समुच्चय के अवयव हैं 5, 6, 7, 8 और d समुच्चय के अवयव हैं 7, 8, 9, 10। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये जो समुच्चय लिखे गए हैं उनको लिख लेता हूं। a समुच्चय मैंने लिख लिया, देखिए यहां पर। फिर हमने b वाला समुच्चय भी लिख लिया। फिर अब c वाला समुच्चय लिख लेते हैं और अब हम d वाला समुच्चय लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखो आपसे पहले वाले भाग में बोला गया है कि आपको A यूनियन B ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहला वाला भाग A यूनियन B हमें ज्ञात करना है। यूनियन का मतलब सम्मिलन होता है, तो सम्मिलन निकालने का तरीका आपको पता ही है। आपको A और B के सभी अवयव बनाकर लिख देने हैं समुच्चय के अंदर। तो देखिए क्या आएंगे वो 1, 2, 3, 4। A के सभी अवयव लिख दिए, B के भी सभी अवयव आने चाहिए। 3, 4 लेकिन पहले से ही है तो इसको बार बार लिखने की कोई जरूरत तो हमें है ही नहीं, तो हम केवल 5 और 6 लिख देंगे। तो इससे क्या हुआ, ए के भी सभी अवयव इसमें दिखाई देने लगे और बी के भी सभी अवयव दिखाई देने लगे। तो यही आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। अब बारी आती है ए यूनियन सी की। तो चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं। ए यूनियन सी में हमें गौर करना होगा कि हमें ए और सी के सभी अवयव चाहिए होंगे, ऐसा समुच्चय लिखना है। तो ए के अवयव 1, 2, 3, 4 और देखो सी में कुछ भी इसमें उभयनिष्ठ नहीं आ रहा, मतलब सब एक एक बार लिख दो यहां पर। तो ये आपके पास ए यूनियन सी आ गया। फिर बारी आती है बी यूनियन सी की। तो चलिए बी यूनियन सी अब हम निकालते हैं। बी यूनियन सी में मुझे क्या करना है कि बी और सी के सभी अवयव आने चाहिए, ऐसा समुच्चय लिखना है। तो वो आ जाएगा बी के अवयव लिखो 3, 4, 5, 6। सी के अवयव 5, 6, 7, 8 है, लेकिन 5, 6 पहले ही आ चुका है तो केवल 7, 8 लिख दो। तो ये आपके पास बी यूनियन सी आ चुका है। फिर आपसे बोला गया बी यूनियन डी निकालिए। तो चलिए बी यूनियन डी निकालते हैं अब हम। तो देखिए बी यूनियन डी का मतलब बी और डी का सम्मिलन लिखना है हमें। तो देखिए बी के अवयव 3, 4, 5, 6 आ गए, डी के अवयव 7, 8, 9, 10। देखिए इसमें कहीं कुछ मैच तो कर नहीं रहा, तो इसको बस एक एक बार लिख दीजिएगा। तो ये आपका बी यूनियन डी अर्थात बी और डी समुच्चय का सम्मिलन आ गया। फिर बारी आती है कि आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर 3 समुच्चयों का सम्मिलन बोला गया है। तो देखो ये भी सरल है, तो मैं आपको पहले तो इसको ढंग से समझा देता हूं एक बार। हो सकता है कुछ छात्र इसमें थोड़ा सा संदेह की स्थिति में आए, क्योंकि अभी तक उन्होंने 2 समुच्चयों का सम्मिलन तो सीखा है। 3 समुच्चयों के लिए देखिए क्या करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं लगता है संदेह सा, तो आप क्या करो कि 2 समुच्चयों का सम्मिलन तो आपको पता है, तो आप वैसे करके करो। जैसे आप ए यूनियन बी को पहले सॉल्व कर लो या बी यूनियन सी को पहले सॉल्व कर लो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने क्या किया, मान लीजिएगा ए यूनियन बी यूनियन सी था, तो मैंने बी यूनियन सी को पहले सॉल्व करूंगा। तो ए क्या है हमारे पास, ए तो ऐसे ही रहा यूनियन। बी यूनियन सी देखिए अभी हमने लिखा है यहां पर, तो ये आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब क्या करेंगे हम, ए और इस वाले समुच्चय का अर्थात बी यूनियन सी का सम्मिलन ज्ञात करेंगे। तो देखिए ए वाला समुच्चय हमारे पास है 1, 2, 3, 4 जिसके अवयव हैं। तो अब देखो इन दोनों का सम्मिलन करना है, तो 1, 2, 3, 4 ये तो ए के अवयव लिख दिए। अब ये वाला अवयव सब लिख दो। 3, 4 पहले ही आ चुका है तो कोई जरूरत नहीं है इसको दोबारा लिखने की। तो 5, 6, 7, 8 आपने लिख दिया और यही आपका ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। अब ये तो देखो मैंने आपको वैसे बताया कि अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह लगता है तो आप क्या करो कि 2 समुच्चयों का सम्मिलन आपने सीखा था, तो आप 2 करके सॉल्व करो। देखो 2 का सॉल्व किया, फिर आपने इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन सॉल्व किया। लेकिन अगर मैं इसको मेथड 2 से बताऊं, मेथड 2 बेसिकली क्या है कि डायरेक्ट मेथड है, कोई ऐसा अलग सा मेथड नहीं है, सम्मिलन ही निकालने हैं, लेकिन उसमें हम ऐसे 2 नहीं करेंगे, एक बार में निकालेंगे। तो देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, यूनियन मतलब सम्मिलन, सम्मिलन का अर्थ है आपको सभी अवयव लिखने हैं, ए के भी अवयव लिखने हैं, बी के भी और सी के भी। बस ध्यान रखना है कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो जैसे ए के अवयव हैं 1, 2, 3, 4, तो ए के अवयव लिख दो पहले। तो फिर बी के अवयव लिखेंगे क्योंकि वो तो आने चाहिए 3, 4, 5, 6, लेकिन 3, 4 देखो पहले ही आ चुका है आपके पास,
आप देख सकते हो। तो मैंने क्या किया, केवल मैंने यहां पर केवल 5,6 लिख दिया है। देखिए 5,6 लिख देता हूं केवल यहां पर। अब सी वाले समुच्चय के अवयव लिखने हैं। सी में क्या है, 5 6 7 8। 5 6 पहले ही आ चुका है तो 7 8 लिख दीजिएगा आप केवल। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 यही हमारे पास यहां पर आ रहा था, और जो हमने डायरेक्ट किया उसमें भी यही आ रहा है। तो आप किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते थे। अब छठे वाले भाग पर आते हैं। छठे वाले भाग में आपको ए यूनियन बी यूनियन डी बोला है। तो अब देखो हम इसे डायरेक्ट करके आपको दिखाएंगे। अब इसको अलग अलग नहीं सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी यूनियन डी हमें बोला है। तो ए के अवयव हैं 1 2 3 4। फिर देखिए बी के अवयव लिखेंगे तो बी के अवयव हैं 3 4 5 6। 3 4 पहले आ चुके हैं तो आपने 5 6 लिख दिए। अब डी के अवयव लिखोगे तो 7 8 9 10 है, तो उनको लिख दीजिएगा यहां पर। तो ये आ जाएगा 7 8 9 10, और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम 7वें वाले भाग पर आएंगे। देखिए 7वें वाले भाग में आपको यहां पर बोला गया है कि बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है। तो अब बी सी और डी का सम्मिलन निकालना है। तो बी के अवयव लिख दो पहले, तो 3 4 5 6। तो देखो बी के अवयव मैं लिख रहा हूं 3 4 5 6। अब सी के अवयव लिखूंगा तो सी के अवयव है 5 6 7 8, जिसमें 5 6 पहले ही आ चुका है तो 7 8 यहां कर दिया। अब डी के अवयव है 7 8 9 10, तो इसमें 7 8 देखो पहले ही आ चुका है तो केवल 9 10 लिख दीजिएगा। तो ये आपके पास बी यूनियन सी यूनियन डी आ जाएगा। अब चलिए 5वें प्रश्न पर आते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि यदि ए बराबर आपके पास समुच्चय है 1 2 3 4, बी समुच्चय है 3 4 5 6, सी वाला समुच्चय है 5 6 7 8, और डी समुच्चय है 7 8 9 10, तो आपको निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो मैं क्या करता हूं, सभी समुच्चय सबसे पहले लिख लेता हूं अपने पास। ए बराबर हमारे पास है 1 2 3 4, बी समुच्चय है हमारे पास 3 4 5 6, फिर हमारे पास है 5 6, सॉरी ये सी वाला समुच्चय था अपने पास, तो मैं वो लिख देता हूं 5 6 7 8, और डी वाला समुच्चय है हमारे पास 7 8 9 10। अब यहां पर आप ये देखो कि हमें 7 भाग यहां पर दिए गए हैं। अब पहले वाले भाग को देखें या आप हर किसी भाग को देख लो तो आपको यहां पर अब अलग तरीके के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। देखिए यूनियन अर्थात सम्मिलन हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। ये था सम्मिलन जिसको हम अंग्रेजी में यूनियन बोलते थे, और एक यहां पर अब जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं हर जगह वो कुछ इस तरीके के चिन्ह अर्थात उल्टे चिन्ह हैं। तो हम इनको इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन अर्थात उभयनिष्ठ, इन दोनों का उभयनिष्ठ हमें देखना है बेसिकली। तो उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो अर्थात कॉमन हो। तो अब जैसे देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है पहले वाले भाग में, तो देखो बहुत आसान है ये भी। इंटरसेक्शन का मतलब आप समझ गए कि उभयनिष्ठ देखना है हमें। तो ए और बी में देखिए क्या क्या उभयनिष्ठ है, आपको मालूम पड़ रहा है। देखो एक उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब जो दोनों में हो वही तो उभयनिष्ठ होगा। 3 और 4 दो ऐसे अवयव हैं जो दोनों में हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 4 आ जाएंगे आपके पास। तो ये आपका आंसर हो गया पहले वाले भाग का। दूसरे वाले भाग में ए इंटरसेक्शन सी आपसे पूछा गया है। तो देखो अब ए और सी में आपको उभयनिष्ठ देखना है। ए और सी में उभयनिष्ठ आप देखो कुछ भी नहीं मिल रहा आपको। ए के अवयव है 1 2 3 4 और सी के अवयव 5 6 7 8। इसमें कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आपको तो लिखना है। तो एक तरीके से आपका कोई भी अवयव नहीं आया, मतलब आप बोल देंगे कि रिक्त समुच्चय हमारे पास आएगा। इसको रिक्त समुच्चय लिखने का एक तरीका और होता है, हम केवल इसको फाई करके भी लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर हम तीसरे वाले भाग पर आते हैं। तीसरे वाले भाग में हमको बोला गया कि बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, अर्थात बी और सी का अब हम उभयनिष्ठ देखेंगे। बी ये है और सी ये वाला समुच्चय है। इनमें देखिए उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं, 5 और 6, यही दो अवयव हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं। तो आप इस समुच्चय में लिख देंगे 5 6, ये दो अवयव आ गए। उसके बाद चौथे वाले भाग पर आते हैं। तो इसमें आपको बी इंटरसेक्शन डी निकालने के लिए बोला गया है, अर्थात बी और डी का उभयनिष्ठ।
अब बी और डी में देखिए क्या क्या उभयनिष्ठ आ रहा है। बी ये वाला समुच्चय है और डी ये है। बी के अवयव है 3, 4, 5, 6। डी के अवयव है 7, 8, 9, 10। तो आप देख रहे हैं कुछ भी उभयनिष्ठ इनमें आ ही नहीं रहा, अर्थात ये रिक्त समुच्चय आ जाएगा। या तो आप ऐसे लिख दीजिएगा या आप उसको फाई करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आया, मतलब एक रिक्त समुच्चय आ गया। आइए आगे आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपसे पूछा गया है। तो अब आप देख रहे हो कि अभी तो हमने क्या किया है, पहले 4 भागों में दो दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन था। अब मैं देख रहा हूं 5वें वाले भाग में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपसे पूछा गया, मतलब 3 समुच्चयों का उभयनिष्ठ आपसे पूछा गया है। अब देखो यहां पर अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह हो तो आप क्या करो, दो दो करके कर लिया करो सॉल्व। जैसे बी और सी का पहले कर लो, या कोई छात्र हो सकता है ए और बी का पहले कर ले। तो मैं चलिए ए और बी का पहले कर लेता हूं। तो पहले मैंने इनको कोष्टक में लिख दिया ताकि मैं समझ जाऊं कि ए और बी का मुझे पहले उभयनिष्ठ लिखना है। अब ये देखो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ए और बी का उभयनिष्ठ यहां पर कितना है 3, 4। अब सी में देखो सी वाला समुच्चय है, मान लो ऐसे ही लिख दिया आपने। आप लिखना चाहते सी का तो लिख सकते थे। अब ये देखो सी में क्या है 5, 6, 7, 8 और 3, 4, इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रहा। तो आप क्या बोलेंगे कि रिक्त समुच्चय आपके पास आ जाएगा, या आप बोल सकते हैं फाई। अब ये तो मैंने क्या किया कि पहले दो दो समुच्चय करके आप इसको बताया। मेथड 2 पर आता हूं मैं। मेथड 2 में बेसिकली क्या होगा कि मैं एक संग सबको बताऊंगा आपको, तो हम उसमें आप दो दो करके नहीं सॉल्व करेंगे। अब हमें उसमें क्या देखना है उसको समझते हैं। देखिए ए का बी से उभयनिष्ठ देखना है, बी का सी से। इसका मतलब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जो तीनों में उभयनिष्ठ आए, ऐसा अवयव हमें देखना है। तो सबसे पहले तो देखो ए वाला अवयव ये है, ए समुच्चय, बी समुच्चय ये है और सी समुच्चय ये है। देखिए तीनों में उभयनिष्ठ अवयव चाहिए। क्या एक तीनों में उभयनिष्ठ है? नहीं है। दो भी नहीं है। तीन बी में तो है लेकिन सी में नहीं है। 4 बी में है लेकिन सी में नहीं है। इसी तरीके से 5 देखो सी में है लेकिन ए में नहीं था। 6 सी में है लेकिन ए में नहीं है। 7 भी मतलब तीनों में नहीं है। 8 भी तीनों में नहीं है। तो आपको मालूम पड़ा यहां पर तो ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो तीनों में उपस्थित है, तो अर्थात रिक्त समुच्चय आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। आगे आपको बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। तो अब देख रहे हैं आप कि मैं यहां पर अब डायरेक्ट करूंगा। अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह लगता है तो आप दो दो करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस ढंग से हो। अब देखो मेरे को क्या देखना है, ए बी और डी तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए अवयव। तो ऐसा कोई भी अवयव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। देखिए 1, 2 तीनों में नहीं है। 3, 4 तीनों में नहीं है। बी में था लेकिन तीनों में नहीं है। 5, 6 देखो डी में भी नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके पास कोई भी अवयव नहीं मिल रहा, अर्थात ये आपके पास रिक्त समुच्चय के बराबर आ जाएगा। आगे आइए 7वें वाले भाग पर। इसमें आपको बोला गया बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, अर्थात बी सी तथा डी इन तीनों में आपको उभयनिष्ठ देखना है कि क्या उभयनिष्ठ आपके पास आ रहा है। तो अब देखो जैसे बी सी और डी देख रहे हैं। बी सी और डी में क्या होगा कि बी सी में देखो 5, 6 उभयनिष्ठ आ रहा है लेकिन वो डी में नहीं है। तो ये तीनों में उभयनिष्ठ तो नहीं आ रहा। तो आप देख रहे हैं ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो तीनों में आ रहा हो, बी में भी सी में भी और डी में भी। तो इसलिए हमारे पास इन तीनों का जो उभयनिष्ठ होगा वो कुछ भी नहीं आया, मतलब रिक्त समुच्चय आपके पास आ जाएगा। देखो अब इस प्रश्न में आते हैं। बोला गया कि एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 3, 5, 7, 9, 11। बी वाले समुच्चय के अवयव हैं 7, 9, 11, 13। सी वाले समुच्चय के अवयव हैं 11, 13, 15 और डी वाले समुच्चय के अवयव हैं 15, 17। आपसे बोला गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो जैसे पहले वाले भाग में हमें बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, मतलब हमें क्या करना है, ए और बी का उभयनिष्ठ देखना है। अब देखो ए और बी का हमें उभयनिष्ठ देखना है। इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ देखना है। उभयनिष्ठ देखिए ए और बी में आपके पास 3 अवयव दिखाई दे रहे हैं जो दोनों में आ रहे हैं, 7, 9 तथा 11। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला समुच्चय के अवयव हो जाएंगे 7, 9, 11 और यही आपका उत्तर हो जाएगा पहले वाले भाग का। दूसरे वाले भाग पर आओ, उसमें बोला गया है बी इंटरसेक्शन सी आपको निकालना है, अर्थात बी और सी का उभयनिष्ठ आपको निकालना है। तो अब देखो बी और सी में क्या क्या उभयनिष्ठ है उसको देख लीजिएगा।
देखिए बी में अवयव है 7, 9, 11, 13 और सी में है 11, 13, 15। तो आपने देखा 11 और 13 दोनों में उभयनिष्ठ हैं, तो ये आपके पास आ गया 11, 13, ये वाला समुच्चय। आगे आते हैं, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है, मतलब जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। मैंने आपको बताया था कि आप अलग अलग करके भी इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट अगर आपको बताऊं तो क्या होगा कि ए सी तथा डी तीनों में होना चाहिए, ऐसे अवयव हमें देखने हैं। अब देखो ए के अवयव हैं 3, 5, 7, 9, 11 और सी के अवयव हैं 11, 13, 15, डी के है 15, 17। तो आप ऐसा सोचो, अगर आपको चेक ही करना है, वैसे तो आप हो सकता है आप देख के ही तुरंत बता दें, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा सोचा करो, जो जिसमें सबसे कम अवयव हैं उस वाले को देखा करो, क्योंकि उभयनिष्ठ सबसे कम ही हो सकता है। तो डी कितना आएगा, डी में अवयव देखो केवल 2 ही अवयव हैं, तो यहां पर देखो 15 क्या दोनों में आ रहा है, बाकी में ए और सी में। तो सी में तो आ रहा है लेकिन ए में नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ तो नहीं माना जाएगा तीनों में, क्योंकि तीनों में होना चाहिए था। 17 भी ना तो सी में है ना ए में है। तो इस तरीके से आपको पता लगा कि कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, अर्थात ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आपके पास रिक्त समुच्चय के बराबर आ जाएगा। आगे आइए, इसमें बोला गया ए इंटरसेक्शन सी आपको निकालना है। ए इंटरसेक्शन सी मतलब हमें ए और सी का उभयनिष्ठ निकालना है। तो देखो ए में 3, 5, 7, 9, 11 है और सी में 11, 13, 15 है, तो केवल 11 एक ऐसा अवयव है जो ए और सी दोनों में उपस्थित है, अर्थात ए इंटरसेक्शन सी 11 के बराबर आ जाएगा। आगे आते हैं, इसमें बोला गया बी इंटरसेक्शन डी आपको निकालना है। तो देखो बी इंटरसेक्शन डी निकालना है मतलब बी और डी में उभयनिष्ठ देखना है हमें। बी में अवयव है 7, 9, 11, 13, डी में है 15, 17। तो इनमें अगर आपको उभयनिष्ठ देखना है तो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय के बराबर आ जाएगा, अर्थात आप 5 भी इसे लिख सकते हैं। आगे आते हैं छठे वाले भाग पर। तो इसमें आपको बोला गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपको निकालना है। अब यहां पर आप ये देखो, यहां पर आपको पहले ही कोष्टक दे दिया गया है बी और सी के यूनियन पर अर्थात सम्मिलन पर। तो यहां पर अब आप पहले इनको ही सॉल्व करेंगे। तो देखो ए वाला समुच्चय तो आपने ए लिख दिया ऐसे करें, इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सी एक बार लिख लो। बी यूनियन सी क्या आएगा देखते हैं, 7, 9, 11, 13, 15। यूनियन मतलब सम्मिलन करना था, वो आप जानते ही हैं, तो मैंने वो कर दिया यहां पर। अब आपको देखना है ए वाले समुच्चय में और इस समुच्चय में क्या क्या उभयनिष्ठ है। तो देखो 7, 9, 11 तीन अवयव ऐसे हैं जो तीनों में मतलब दोनों में उभयनिष्ठ हैं, तो ये आपके पास जो समुच्चय आएगा उसके अवयव हो जाएंगे 7, 9, 11। तो ये छठे वाले भाग का आपके पास उत्तर आ चुका है। आगे आते हैं, फिर आपको बोला गया कि ए इंटरसेक्शन डी आपको निकालना है, मतलब ए और डी का उभयनिष्ठ निकालना है। अभी आपको मैं 7वां भाग यहां कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का उभयनिष्ठ निकालना है। तो अब देखो क्या करूंगा मैं, ए है मेरे पास अवयव 3, 5, 7, 9, 11 और डी है 15, 17। इनका इंटरसेक्शन निकालना है अर्थात उभयनिष्ठ। कभी भी आपको अगर थोड़ा सा भी सोचना पड़े, मतलब संदेह की स्थिति आए, तो क्या करो, सबसे छोटा वाला सेट देखा करो, मतलब समुच्चय। 15, 17 केवल 2 ही अवयव है, यहां पर ए में 5 अवयव थे, तो डी वाले को देखो, डी में 15 है तो ए में है क्या, नहीं है। 17 भी ए में नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आया, मतलब ये आपके पास रिक्त समुच्चय के बराबर आ जाएगा। चलिए अब 7वें वाले भाग पर आ गए, 8वें वाले पर आते हैं। इसमें आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के बराबर। तो अब देखो 8वां वाला भाग कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये मुझे निकालना है। अब प्रश्न में पहले ही बोल दिया गया कि कोष्टक जो लगा है वो बी और डी के सम्मिलन पर है, मतलब पहले आपको बी और डी का सम्मिलन करना होगा। तो बी और डी का यूनियन करिए, बी में 7, 9, 11, 13 है, डी में 15, 17 है, तो मिलाकर लिखेंगे इन्हें। तो ये आपके पास आ जाएगा, ए तो ऐसे ही रहा इंटरसेक्शन, ये आ जाएगा 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब ए इंटरसेक्शन आपके पास ये दूसरा समुच्चय देखिए ये आ चुका है। अब मुझे इसमें उभयनिष्ठ देखना है बेसिकली। तो अगर मेरे को उभयनिष्ठ देखना है तो यहां पर देखिए मैं क्या करूंगा कि ए वाले समुच्चय से देखूंगा। देखिए ए वाले समुच्चय में हमारे पास क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11 और इसमें देखोगे तो 7, 9, 11 केवल 3 अवयव ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो उभयनिष्ठ हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा केवल समुच्चय जिसके अवयव हो गए 7, 9, 11। और अब हम 9वें वाले भाग पर आते हैं। 9वें वाले भाग में आपको यहां पर बोला गया है
कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो अब यहां पर आप देखो काफी ज्यादा आपको गणना करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो कोष्टक लिखे होंगे स्वाभाविक सी बात है हम उनको हल करेंगे पहले। तो पहले तो चलिए मैं यहां पर जो दिया हुआ है उसको लिख लेता हूं। 9वां वाला भाग, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब बात आ रही है कि A इंटरसेक्शन B पहले मुझे करना पड़ेगा। A इंटरसेक्शन B अगर आप दोबारा निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, वैसे देखो हमने यहां पर निकाल लिया था। तो ये कितना आया 7,9,11। फिर इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन लगा दिया। अब इधर देखिए B यूनियन C है, तो B यूनियन C यदि निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। नहीं तो देखो B यूनियन C देखो मैंने यहां पर ये निकाला था, अर्थात 7, 9, 11, 13, 15 जिसके अवयव आ जाएंगे। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में उभयनिष्ठ देखना है। इन दोनों में उभयनिष्ठ देखिए केवल 3 अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके पास हैं 7, 9, 11। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब सबसे अंतिम भाग की तरफ चलते हैं जिसमें आपको बोला गया है कि A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो चलिए अब इसको हम हल करेंगे। मैं इसको लिख लेता हूं, यहां पर आपके पास है A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोष्टक को सॉल्व करना पड़ेगा। A यूनियन D देखिए कहीं हमने निकाला नहीं है तो हमें निकाल ही लेते हैं। चलिए A यूनियन D देखूंगा मतलब A और D के सभी अवयव लिख देता हूं मैं यहां पर। तो यहां पर ये आपके पास आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, सॉरी हाँ 11, 15, 17। ये A यूनियन D आ गया इंटरसेक्शन का चिन्ह। B यूनियन C अगर मुझे अब लिखना है तो देखो B वाला समुच्चय और C वाले समुच्चय को मिलाकर लिखना होगा। तो ये मेरे पास देखिए आ जाएगा 7, 9, 11, 13, 15। अब इनका उभयनिष्ठ देखना था मुझे तो इनमें उभयनिष्ठ देखिए कौन कौन से आ रहे हैं। 7 आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है और 15 आ रहा है। तो इस तरीके से केवल ये 4 अवयव आपके पास यहां पर आ जाएंगे, 7, 9, 11, 15। और ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। 7वें प्रश्न में देखिए दिया हुआ है कि यदि A बराबर आपके पास एक समुच्चय है जिसके अवयव x के बराबर हैं और x क्या बोला गया है, एक प्राकृतिक संख्या है। B एक समुच्चय दिया हुआ है जिसके अवयव x के बराबर है, x बोला गया है एक समप्राकृतिक संख्या है। और C वाला भी एक समुच्चय है जिसके अवयव x के बराबर है, x लेकिन यहां पर बोला गया है एक विषम प्राकृतिक संख्या है। फिर आपको देखिए D आगे दिया हुआ है कि जिसके अवयव भी x के बराबर है लेकिन यहां पर x एक अभाज्य संख्या है। तो आपको निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मैं अभी सभी भागों पर एक एक करके आऊंगा, जो 6 भाग यहां पर दिए हुए हैं। मैं पहले इनको रोस्टर विधि या मैं बोल सकता हूं सारणी विधि में लिख लेता हूं, क्योंकि अगर आप उस विधि में लिखेंगे तो क्या होगा कि आप बहुत आसानी से इनको हल कर पाएंगे। और यही एक तरीका होता है, पहले रोस्टर विधि में लिखेंगे तभी हम संघ या इंटरसेक्शन अर्थात उभयनिष्ठ निकाल पाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं ए लिख लेता हूं। ए हमारे पास हो जाएगा, एक्स लिखना है, एक्स क्या है एक प्राकृतिक संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये देखिए इस तरीके से चलता रहेगा। अब इस तरीके से तो अनंत नंबर चलेंगे, तो मैंने केवल डैश 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 लगा दिया ताकि मुझे समझ में आ गया कि ऐसे ही चलता रहेगा। फिर देखिए बी वाला समुच्चय लिख लेते हैं। बी वाले समुच्चय में बोला गया है एक्स लिखनी है इसके अवयव, और एक्स क्या है एक समप्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या भी होनी चाहिए और सम भी होनी चाहिए, मतलब 2 से भाजित नंबर होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से आगे चलता रहेगा अनंत तक। तो मैंने डैश डैश लगा दिया। अब सी पर आते हैं। सी वाले समुच्चय में बोला गया है एक विषम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, अर्थात प्राकृतिक संख्या तो होनी ही चाहिए, साथ के साथ विषम भी होनी चाहिए। तो वो आपके पास हो जाएगी 1, 3, 5, 7, आपके पास देखिए यहां से 9 आ जाएगी, फिर 11 आ जाएगी, फिर 13। इस तरीके से डैश डैश लगा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी संख्याएं होंगी विषम। अब अभाज्य संख्या बोली गई है। अभाज्य संख्या अगर मुझे लिखनी है तो डी वाला समुच्चय देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास, 2। देखिए ध्यान रखें 2 एक अभाज्य संख्या होती है जबकि 1 नहीं होती है, तो 1 को नहीं लिखा, 2 से लिख रहा हूं। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन यहां पर तो मैंने कुछ ही लिखे हैं, तो मैंने यहां पर देखिए डैश डैश लगा दिया।
अब जब मैंने सभी समुच्चयों को लिख दिया रोस्टर विधि में, अब हम इस प्रश्न पर आते हैं। पहले वाले भाग में आपको बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। तो देखिए पहले वाले भाग में ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, मतलब हमें ए और बी का उभयनिष्ठ देखना है। तो उभयनिष्ठ हमारे पास क्या आएगा, स्वाभाविक सी बात है जो दोनों में कॉमन हो। देखिए 1 3 5 7 इसमें तो बी में आ ही नहीं रहा, केवल 2 4 6 8 बी में भी है और ए में भी आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 4 6 8 10 इस तरीके से, या तो ऐसे करके लिख दीजिएगा, नहीं तो आप इसको बी के बराबर आ जाएगा, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरे वाले भाग पर आते हैं। इस दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, मतलब ए और सी का उभयनिष्ठ निकालना है। ए और सी के उभयनिष्ठ देखोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, मतलब सभी विषम संख्या है प्राकृतिक। तो बेसिकली ये सी के बराबर आ गया। अब तीसरा वाला भाग पर आते हैं। इसमें बोला गया है ए इंटरसेक्शन डी आपको निकालना है, अर्थात ए और डी का उभयनिष्ठ निकालना है। तो ए और डी के उभयनिष्ठ में देखिए जो दोनों में उभयनिष्ठ आ रहे हो, देखो ये तो सभी प्राकृतिक संख्याएं, लेकिन ये कुछ ही प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, डी के बराबर आएगा, अर्थात 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से चलता रहेगा, अर्थात डी के बराबर। 3 भाग आपके पास हो गए। अब चौथे वाले भाग पर आते हैं। चौथे वाले भाग में आपको यहां पर बोला गया है कि बी इंटरसेक्शन सी, यही तो है चौथा वाला भाग। तो बी और सी का उभयनिष्ठ देखना है। अब बी और सी में देखिए कुछ भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या कभी बराबर तो नहीं हो सकती। तो आप देख भी सकते हो कुछ भी उभयनिष्ठ आ ही नहीं रहा, अर्थात रिक्त समुच्चय आ जाएगा, जिसको आप इस तरीके से बना सकते हो या केवल फाई लगाकर व्यक्त कर सकते हैं। पांचवें वाले भाग पर आते हैं। इसमें आपको बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, मतलब बी और डी का उभयनिष्ठ निकालना है। तो देखिए बी में क्या है, हमारे पास सभी सम संख्याएं हैं, और डी में क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। कोई छात्र बोल सकता है डैश 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 में भी तो हो सकते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है, हमने लिखे ही नहीं है इतने सारे। तो ध्यान रखें कि केवल 2 ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी होती है। तो अभाज्य अब 2 का कोई गुणज हो ही नहीं सकता, नहीं तो वो सम में आ जाएगा वो। तो इसलिए केवल 2 के बराबर ही आपके पास आ जाएगा। अब छठे वाले भाग पर आ जाओ। छठे वाले भाग में आपसे बोला गया सी इंटरसेक्शन डी आपको निकालना है, अर्थात सी और डी का उभयनिष्ठ निकालना है। सी और डी का उभयनिष्ठ अगर आप देखोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 5 7 11 13 17, मतलब आपको लिखना तो डी के वाले पार्ट ही है, बस उसमें से 2 हटाना पड़ेगा क्योंकि सी में 2 नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर यहां पर आ जाएगा। चलिए अब 7वां वाला भाग हो गया। 8वें वाले प्रश्न पर हम आते हैं। इस 8वें प्रश्न में देखिए आपको बोला गया है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त, यहां पर आपने एक वर्ड देखा, उसको पहले समझ लेते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि ए तथा बी दो ये समुच्चय मान लीजिएगा दिए गए हैं, ये असंयुक्त होंगे यदि अगर इन दोनों में उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, रिक्त समुच्चय हो, या बोल सकता हूं फाई हो। ए इंटरसेक्शन बी फाई होने का मतलब है कि कुछ भी उनमें उभयनिष्ठ नहीं है। अगर कुछ भी उनमें उभयनिष्ठ नहीं है तो हम उनको बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। तो आपको असंयुक्त का मतलब समझ में आ गया। अब देखो 3 भाग यहां पर आपको दिए हुए हैं। पहला वाला भाग है एक समुच्चय है 1 2 3 4 जिसके अवयव है, और दूसरा समुच्चय देखिए समुच्चय निर्माण विधि में आपको लिखा हुआ है x, और फिर लिखा हुआ है x एक प्राकृतिक संख्या है, x 4 से 6 के बीच में है। तो बेसिकली अगर मैं पहले वाले भाग पर आऊं तो मैं मान लीजिएगा नाम दे देता हूं a, हो गया 1 2 3 4, और मान लीजिएगा इस वाले समुच्चय को मैं b नाम दे देता हूं। तो b के अवयव क्या हैं, x के जैसे, लेकिन x किस तरीके का, प्राकृतिक तथा 4 से 6 के बीच में, जहां 4 और 6 सम्मिलित हैं। तो 4 5 6 आ गया। अब इनका a इंटरसेक्शन b निकाल कर देखो। a इंटरसेक्शन b आपने देखा कितना आया है, ये आपके पास 4 के बराबर आ रहा है। तो यहां पर फाई तो नहीं आ रहा है, चूंकि a इंटरसेक्शन b फाई के बराबर नहीं आया, अर्थात आप बोल सकते हैं कि a तथा b असंयुक्त समुच्चय नहीं होंगे। असंयुक्त तभी होंगे जब फाई के बराबर आ जाए ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन यहां पर नहीं आया तो हम बोलेंगे असंयुक्त नहीं है। अब दूसरे वाले भाग पर आते हैं।
इसमें आपको बोला गया है कि एक समुच्चय AEIOU और दूसरा समुच्चय CDEF जिसके अवयव हैं। तो चलिए अब मैं यहां पर इनको C तथा D समुच्चय से नाम दे देता हूं, मान लीजिएगा। तो C समुच्चय के अवयव हो गए AEIOU और D समुच्चय के अवयव हो गए C, D, E, F। यही थे आपके पास, आप देख सकते हो। अब देखिए क्या इन दोनों में कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है या नहीं आ रहा है, अर्थात C इंटरसेक्शन D निकालिए। देखिए C इंटरसेक्शन D, हाँ बिल्कुल उभयनिष्ठ आ रहा है, जो कि E आ रहा है। तो चूंकि ये भी फाई के बराबर नहीं आया, इसलिए आप बोलेंगे C तथा D ये दोनों जो समुच्चय हैं वो असंयुक्त समुच्चय नहीं होंगे। इस तरीके से आपका ये भी हल हो जाएगा, दूसरा वाला भाग। अब तीसरे वाले भाग पर आइए। तीसरे वाले भाग में बोला गया है कि x अवयव लिखने हैं। x एक संपूर्णांक है और दूसरा समुच्चय है जिसके भी अवयव x हैं, लेकिन यहां पर x एक विषम पूर्णांक है। तो देखो अब तीसरे वाले भाग में मान लीजिएगा मैं E और F नाम से उनको प्रदर्शित कर देता हूं। तो E समुच्चय में मुझे कौन से अवयव लिखने हैं, जो कि सम हैं और मेरे पास क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। सम पूर्णांक देखिए किस तरीके के होंगे। सम पूर्णांक यदि हम देखें तो वो हमारे पास होते हैं -2, मतलब -4, -2 और इधर भी चलता रहेगा, कॉमा 2, 4, 6 और इधर डैश 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 करके चलता रहेगा। बहुत सारे अवयव होंगे। इसी तरीके से F वाला समुच्चय देखूंगा तो उसमें बोला गया कि विषम पूर्णांक होने चाहिए। तो विषम देखिए क्या आएंगे, डैश 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 चलता रहेगा, -7, -5, -3, -1, 1, 3 इस तरीके से चलता रहेगा। तो अब देखिए इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, अर्थात E इंटरसेक्शन F आपके पास क्या आ रहा है, फाई के बराबर आ रहा है। इसलिए यहां पर आप बोलेंगे E तथा F ये दोनों असंयुक्त समुच्चय होंगे। तो आपने देखा इन तीनों भागों में केवल एक ये तीसरा भाग ही था जिसमें दोनों समुच्चय असंयुक्त थे। अब वैसे तो देखो अपना उत्तर तो आ चुका है, लेकिन मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं। तीसरे वाले भाग को हमने क्या किया कि पहले इनको रोस्टर फॉर्म में लिखा, फिर हमने आपको बताया कि देखो असंयुक्त हैं। अगर मैं यहां से डायरेक्ट देखूं तो खुद सोचिए कि क्या सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक में कुछ भी कॉमन आ सकता है, तो आपको समझ में आएगा ये तो बिल्कुल ही अलग अलग है, क्योंकि सम होगा तो विषम नहीं हो सकता और विषम होगा तो सम नहीं हो सकता, अर्थात ये आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं रख रहे होंगे दोनों, अर्थात ये असंयुक्त आपके पास हो जाएंगे। अब चलिए 9वें प्रश्न पर हम आते हैं। देखिए इस प्रश्न में बोला गया है कि यदि A एक समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। B समुच्चय के अवयव हैं 4, 8, 12, 16, 20। C समुच्चय के अवयव हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। और D समुच्चय के अवयव हैं 5, 10, 15 तथा 20। तो आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहां पर जितने भी पार्ट हैं आपके पास, ये आपके पास 12 भाग हैं। इन 12 भागों में हर जगह आप देख रहे हैं माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात दो समुच्चयों को अब हमें घटाना है। अभी देखिए हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया A यूनियन B सीख लिया। A यूनियन B बेसिकली एक तरीके से प्लस करना ही होता है, एक तरीके से हमने A और दो समुच्चय अगर A और B है उनका उभयनिष्ठ भी सीख लिया। अब यहां पर बात आ रही है हम इनको घटाना सीखेंगे। तो हमने ये दोनों तो सीख लिए, अब इस वाले की बात आ रही है कैसे इनको घटाते हैं उनको सीखेंगे। अब यहां पर A माइनस बी, A माइनस सी बहुत सारे घटाने में आपको दिए गए हैं, तो अब एक एक करके सभी को बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिएगा हमें A माइनस बी दिया हुआ है, ध्यान रखें अब हमें यहां पर क्या करना है, A में से B घटाना है। तो हम क्या करते हैं, A वाला समुच्चय लिख देते हैं। A वाला समुच्चय यदि मैंने लिखा तो क्या आएगा, वो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अभी ये मैंने A वाला समुच्चय लिख दिया, ये वाला। अब मुझे B वाला समुच्चय घटाना है। घटाने का मतलब एक तरीके से ये हुआ कि मुझे B वाले जो अवयव आ रहे हैं वो इसमें नहीं रखने चाहिए, लेकिन मैंने तो अभी लिख दिया है। तो अब देखो इनको कैसे हटाऊंगा। B के समुच्चय में अवयव हैं 4, 4 कहीं है ही नहीं तो हटाने का कोई बेसिकली औचित्य नहीं रहा। 8, 8 भी नहीं है। 12 है लेकिन 12 इसमें है तो हटा दिया। 16 इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 20 भी इसमें नहीं है। तो बेसिकली आपको क्या करना था कि ये तो देखो मैंने आपको केवल समझाने के लिए ऐसे लिखा है, आपको क्या लिखना है, A माइनस बी में 3, 6, 9, 15, 18, 21 ये आपके पास यहां से हो जाएगा। तो ये उत्तर आ गया। तो ध्यान रखो मैंने आपको समझाने के लिए केवल ये ऐसे करके बताया कि पहले पूरा लिख लो A को,
फिर बी के अवयव हटा दो, मतलब मैंने क्रॉस एक तरीके से लगा दिया और मैंने यहां पर देखो अलग से करके इसको लिख दिया। आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो अब जब आपकी प्रैक्टिस ढंग से हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी एक बार में कर सकते हैं। तो देखो मैं एक सवाल को और बताऊंगा इस तरीके से हटाकर, फिर हम डायरेक्ट सीखेंगे क्योंकि उससे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी। a माइनस सी, तो मुझे पहले क्या करना होगा, a के सभी अवयव लिखने होंगे। तो a के सभी अवयव देखो लिख रहा हूं, 3 6 9 12 15 18 21। अब इसमें से c के अवयव घटाने होंगे क्योंकि माइनस सी है। तो c के अवयव देखिए कौन कौन से हैं। c के अवयव 2 है, 2 इसमें कहीं है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 है, 4 इसमें है ही नहीं, मतलब हटाने का कोई बेसिकली मतलब ही नहीं है। 6 है, लेकिन 6 इसमें है तो इसको हटा दिया हमने, देखिए। फिर 8 है, 8 इसमें कहीं है ही नहीं तो हटाने का कोई औचित्य नहीं है। 10 भी इसमें नहीं है। 12 इसमें है तो 12 भी हटा दिया। 14 इसमें नहीं है, ना ही इसमें 16 है। तो अब देखिए हमारे पास कौन से बचे, हमारे पास बचा है केवल 3 9 15 18 21। तो ये हमारा a माइनस सी आ जाएगा। अब मैं देखो आपको डायरेक्ट बताऊंगा कैसे लिखेंगे। तीसरा है a माइनस डी, अर्थात a में से मुझे d के अवयव घटा देने हैं। तो a के अवयव थे ये वाले, d के अवयव कौन से हैं, 5 10 15 20। तो देखो 15 नहीं आएगा केवल, क्योंकि 5 10 15 20 में से केवल यही आ रहा है आपके पास। तो यहां से आपके पास ये हो जाएगा 3 6 9 12 18 21। फिर अब बारी आती है b माइनस ए निकालने की। तो देखो b माइनस ए यदि मैं निकालना हूं तो अब मुझे किसमें से किसको घटाना है, b में से a को घटाना है। तो b में वाले को मैं पहले लिखूंगा, तो b वाले को अगर पहले लिखूंगा तो क्या आएगा, 4 8 12 16 20। अब a वाले को घटाना है, तो a के अवयव देखो 3 इसमें कहीं नहीं आ रहा, 6 इसमें कहीं नहीं आ रहा, 9 इसमें कहीं नहीं आ रहा, 12 आ रहा है तो 12 को हटा दिया, 15 इसमें कहीं नहीं आ रहा, 18 इसमें कहीं नहीं है, ना ही इसमें 21 है। तो 12 को हटा को एक बार लिख दो, 4 8 16 20। तो इस तरीके से ये आपके पास b माइनस ए आ जाएगा। फिर बारी आती है आपको अब c माइनस ए निकालना है। तो देखिए c माइनस ए के लिए मैं पहले क्या करूंगा, c का समुच्चय देखूंगा। अब c के समुच्चय देखो ये वाला है, इसमें से a के समुच्चय वाले अवयव घटाने हैं। तो देखो a और c में क्या कॉमन आ रहा है, बेसिकली इतना देख लिया करो, 6 आ रहा है तो 6 बेसिकली हटाना है मुझे। और क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, 12 उभयनिष्ठ आ रहा है तो 12 भी मुझे हटाना है। तो बस मैं क्या करूंगा, c के अवयव लिख दूंगा यहां पर, उनको हटाकर 2 4 8 10 14 16। तो देखा मैंने यहां पर डायरेक्ट कर दिया। अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह कहीं लगता है, अगर आपको डायरेक्ट करने से थोड़ा सा भी लगता है, डर हो सकता है गलत होने का डर हो, तो आप क्या करो, पहले पूरा लिख लिया करो c, अब उसमें से एक सभी अवयव हटा दो। तो ऐसे करके कर सकते हो, जैसे मैंने पहला वाला भाग, दूसरा और ये चौथा बताया था। 5 भाग हो गए, छठे वाले भाग पर आते हैं। इसमें बोला गया है d माइनस ए। तो देखो d माइनस ए है हमारे पास। अब देखिए d माइनस ए है, मतलब मुझे यहां पर d में से a को घटाना है। मतलब d के अवयव कौन से हैं, 5 10 15 20, और a में देखो क्या कॉमन आ रहा है, केवल 15 कॉमन आ रहा है। तो d में से केवल 15 हटा दो, मतलब ये आपके पास हो जाएगा 5 10 20। ये d माइनस ए आपके पास आ जाएगा। फिर बारी आती है कि b माइनस सी की। तो चलिए मैं यहां पर कर देता हूं इसको अलग से, b माइनस सी, सातवां वाला भाग। तो b के अवयव में से मुझे c के अवयव हटाने हैं। तो देखो b और c में देखो उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, बेसिकली वो हटा दूंगा मैं। देखो 8 मेरे को हटाना है, और मेरे को 16 हटाना है, और 12 भी हटाना है। तो मुझे मेरे को 4 8 12 16 हटा देना है। तो केवल b माइनस सी में मेरे पास 20 रह जाएगा केवल। तो ये देखो मैंने 20 लिख दिया यहां पर, यही मेरा उत्तर आ जाएगा सातवें वाले भाग का। फिर आठवें वाले भाग पर आता हूं। आठवें वाले भाग में देखिए हमें यहां पर निकालना था b माइनस डी, अर्थात b वाले समुच्चय में से मुझे d वाले समुच्चय के अवयव हटा देने हैं। b ये है, d वाले समुच्चय के देखो कौन से अवयव इसमें आ रहे हैं, देखो 20 आ रहा है केवल, और कोई नहीं आ रहा। तो 20 को हटाकर मैं लिख दूंगा b के सभी अवयव, क्योंकि b पहले लिखा हुआ है इसलिए। तो 4 8 12 16 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए मैं यहां पर इनको लिख देता हूं, 4 8 12 16। नौवें वाले भाग पर आ जाते हैं। नौवें वाले भाग में आपसे पूछा गया है कि आपको c माइनस बी निकालना है, मतलब c में से b वाले अवयव घटा देने हैं।
तो सी और बी में देखो उभयनिष्ठ क्या क्या आ रहा था हमारे पास 4, 8, 12, 16 ये सब उभयनिष्ठ आ रहा था। तो इनके अलावा देखो क्या क्या बचा, 2 बचा है, 6 बचा है, 10 बचा है और 14 बचा है। बस तो इनको लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा 2, 6, 10 और 14। 10वें वाले भाग पर आएंगे, इसमें है d माइनस बी, अर्थात d में से b वाले अवयव हमें घटाने हैं। तो देखिए d में से b वाले अवयव घटाने हैं, d ये है हमारे पास, b ये है। d और b में देखो उभयनिष्ठ केवल 20 आ रहा है, तो d में से 20 हटा दो केवल, तो क्या रह जाएगा, 5, 10, 15 रह जाएगा। तो आप यहां पर लिख दीजिएगा 5, 10, 15। देख रहे हैं मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पर, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं संदेह लग रहा है तो आप इनको हटा हटा कर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वैसे भी कर सकते थे। 11वें वाले भाग पर आते हैं, इसमें आपको c माइनस डी निकालना है, मतलब c में से d वाला समुच्चय आपको घटाना है उनके अवयव। तो देखो c वाले समुच्चय ये है आपके पास, इसमें से d हटाऊंगा, मतलब केवल 10 एक ऐसा अवयव है जो दोनों में आ रहा है, तो 10 हटा दूंगा इसमें से। तो मेरे पास देखिए क्या बनेगा, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। ये आपका उत्तर आ गया। अब 12वें वाले भाग पर आता हूं। 12वें वाले भाग में आएगा d माइनस सी। d माइनस सी मतलब d वाले अवयवों में से c वाले अवयव हटा दूंगा बेसिकली। तो d वाले अवयव है 5, 10, 15, 20। इसमें से देखो c में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, बस वही हटा दूंगा, तो 5, 15, 20 बचेगा, तो वही आप यहां पर लिख देंगे, तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमने घटाना भी यहां पर एक तरीके से सीख लिया है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 में हमें बोला गया है कि यदि x एक समुच्चय है जिसके अवयव है a, b, c, d, y समुच्चय है जिसके अवयव है f, b, d, g, तो निम्नलिखित को हमें ज्ञात करना है। पहला वाला भाग है x माइनस वाई हमें ज्ञात करना है। देखो मैं यहां पर x माइनस वाई करने को तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मान लीजिएगा मैं डायरेक्ट आपको ना बताऊं और फिर आपको देखो प्रॉपर तरीके से बताऊं। तो देखो x में से y घटाना है, मतलब पहले आप x के अवयव लिख दो। तो x के अवयव क्या क्या है, a, b, c, d। अब y के अवयव इसमें से हटाने हैं। देखिए f कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब नहीं हटाना है। b आ रहा है, हाँ b आ रहा है, मतलब b हमें हटाना पड़ेगा। d भी हटाना पड़ेगा। g देखिए g कहीं आ ही नहीं रहा, तो कोई हटाने का मतलब ही नहीं रहा। तो बेसिकली आपके पास क्या बचेगा, ये आपके पास बचेगा a, c। तो यही आपके पास इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि y माइनस एक्स निकालिए। तो y माइनस एक्स है, तो अब मुझे किसके अवयव लिखने होंगे, मुझे y के अवयव लिखने होंगे यहां पर, मतलब f, b, d, g। और मुझे अब अवयव हटाने पड़ेंगे। देखिए x वाले अवयव, तो x में अवयव क्या क्या है, a है, a कहीं इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मतलब हटाने का कोई मतलब ही नहीं है। b आ रहा है तो हटा दिया, c नहीं आ रहा, d इसमें आ रहा है तो इसको मैंने हटा दिया। तो मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा, f, g आ जाएगा। तो ये दूसरे वाले भाग का उत्तर हो गया। तीसरे वाले भाग में आपको बोला गया है x इंटरसेक्शन y आपको निकालना है, अर्थात x और y में जो उभयनिष्ठ आ रहा है वो आपको निकालना है। तो x और y में जो उभयनिष्ठ आ रहा है, स्वाभाविक सी बात है वो वही अवयव है जो हमने हटाए हैं, क्योंकि वो दोनों में आए थे। तो वो आपको वैसे भी देख सकते हो इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, नहीं तो आप देख लो b और d ही तो दो अवयव थे जो हटाए गए थे। तो b, d आपके पास ये आ जाएगा। 11वें प्रश्न पर अब हम आते हैं। देखिए इसमें बोला गया कि यदि r वास्तविक संख्याओं और q परमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो आपको r माइनस q निकालना है। अब देखिए सबसे पहले यहां पर आप देख रहे हैं कि आपको यहां पर सिंपल रोस्टर फॉर्म में या सारणीबद्ध रूप में हमें यहां पर अवयव नहीं लिखे गए हैं समुच्चय के, बस हमें लैंग्वेज में बता दिया गया है कि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और q क्या है, परमेय संख्याओं का समुच्चय। अब ये सोचिए कि r माइनस q हमें करना है। अब ध्यान रखो कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनमें दो चीजें होती हैं, उसमें परमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरमेय संख्याएं भी होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं ये दो चीजों का मिलन होता है, परमेय प्लस अपरमेय, मतलब यही दो संख्याएं मिलकर आपस में वास्तविक संख्या बनाती हैं। अब आपने क्या किया कि q जो लिखा है वो q आपको लिखा हुआ है परमेय संख्याएं हैं, तो आपको इनको घटाना है, मतलब r माइनस क्यू करना है। तो बेसिकली हम r माइनस क्यू का मतलब क्या है, r वाले समुच्चय में से वो अवयव घटा देते थे जो q में भी होते थे।
तो अब मैं देख रहा हूं कि आर समुच्चय तो पूरा आएगा, वास्तविक संख्या जिसमें परमेय भी होंगी अपरमेय संख्याएं भी होंगी, उसमें से मैं परमेय संख्या वाले हटा दूंगा, तो मेरे पास एक समुच्चय रह जाएगा जिसमें केवल और केवल अपरमेय संख्या रह जाएंगी। तो आर माइनस क्यू क्या रह जाएगा, अपरमेय संख्याओं का एक समुच्चय। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अंतिम प्रश्न पर बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के, प्रश्न संख्या 12 पर। इसमें बोला गया कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है, और अपने उत्तर का आपको औचित्य भी बतलाना है, अर्थात एक तरीके से कारण भी बतलाना है कि आखिर वो सत्य क्यों हुआ है या असत्य क्यों हुआ है। तो देखिए सबसे पहला वाला भाग है आपके पास कि 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय हैं। अब जैसे मान लीजिएगा, मैं असंयुक्त, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्या होते हैं। ए मान लीजिएगा हमने समुच्चय मान लिया 2, 3, 4, 5, और बी हमने समुच्चय मान लिया 3, 6। अगर ए और बी का हम उभयनिष्ठ निकालें, अर्थात इंटरसेक्शन करें, और वो फाई आ जाए, मतलब रिक्त आ जाए, कुछ भी नहीं आए, तो हम बोलते हैं वो असंयुक्त समुच्चय है। चलिए यहां पर करते हैं, तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। जब भी हमसे असंयुक्त समुच्चय के बारे में बात की जाएगी, हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। यहां पर देखिए दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये रिक्त समुच्चय तो नहीं आया। मैंने आपको बोला था रिक्त आएंगे तभी बोलते हैं असंयुक्त है। तो इसलिए ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय नहीं होंगे। तो ये पहला कथन में हमें दिया हुआ है असंयुक्त समुच्चय है, अर्थात ये कथन आपके पास असत्य हो जाएगा। तो पहला कथन हमें मालूम पड़ गया कि असत्य है, हमने कारण भी आपको बतलाया। दूसरे कथन पर आते हैं। दूसरे कथन में आपको बोला गया है कि ए ई आई ओ यू तथा ए बी सी डी असंयुक्त समुच्चय है, ये आपको बतलाना है। देखो मैं इनका नाम बोल देता हूं। मान लीजिएगा एक समुच्चय सी हो गया, ए ई आई ओ यू, और डी समुच्चय मान लीजिएगा मैंने मान लिया जिसके अवयव है ए बी सी डी। तो अब देखो सी और डी में उभयनिष्ठ देख लो, क्योंकि इनके असंयुक्त होने की बात बोली गई है, तो सी इंटरसेक्शन डी निकालिए। तो हाँ एक अवयव दिखाई दे रहा है, ए है, तो चूंकि ये फाई के बराबर नहीं आया, इसलिए आप बोल सकते हैं सी तथा डी असंयुक्त समुच्चय, सी तथा डी आएगा यहां पर, असंयुक्त नहीं होंगे। अब देखिए दूसरे वाले भाग में आपको दिया क्या था कथन में, उसमें देखते हैं। ये तो मैंने अपना उत्तर बताया, इसमें आपको बोला था ये असंयुक्त समुच्चय है, लेकिन हमारा तो आया नहीं है, अर्थात ये कथन भी आपके पास असत्य कथन हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरे वाले कथन पर आते हैं। इस कथन में आपको बोला गया है कि 2, 6, 10, 14 तथा 3, 7, 11 तथा 15 असंयुक्त समुच्चय हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनके नाम मान लेता हूं। मान लीजिएगा मैंने ए बी मान लो, सी डी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिएगा मैंने पी मान लिया एक समुच्चय, 2, 6, 10, 14 इसके अवयव हो गए, और क्यू एक समुच्चय मान लिया जिसके अवयव हो गए 3, 7, 11, 15। अब यहां पर P इंटरसेक्शन Q, अर्थात P और Q में उभयनिष्ठ निकालिए। तो वो हमारे पास देखो कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो उभयनिष्ठ आ रहा हो, अर्थात ये देखो फाई आ गया, या हम बोल सकते हैं रिक्त समुच्चय आ गया। तो चूंकि आपने देखा कि P और Q फाई के बराबर आ गया इनका उभयनिष्ठ, इसलिए P तथा Q ये आपके पास असंयुक्त समुच्चय हो जाएंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं असंयुक्त। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न हल हो जाएगा। अब कथन में देखते हैं क्या बोला गया है। मैंने तो अपनी तरफ से बताया असंयुक्त है, इसमें बोला गया असंयुक्त समुच्चय है, तो ये कथन तो बिल्कुल सत्य कथन है। चलिए अब चौथे वाले कथन पर चलते हैं, जो कि अंतिम कथन भी है। इसमें आपको बोला गया है कि 2, 6, 10 तथा 3, 7, 11 असंयुक्त समुच्चय हैं। तो मान लीजिएगा आप इनको दो समुच्चय ई एफ करके मान लेते हैं। ई में क्या अवयव आ गए हमारे पास, 2, 6, 10, और एफ में हमारे पास अवयव आ गए 3, 7, 11। तो आप देखो ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब फाई के बराबर आ रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ई तथा एफ असंयुक्त समुच्चय हो जाएंगे। तो चूंकि असंयुक्त हैं, तो देखिए अब हमारे पास जो चौथा कथन में लिखा हुआ था ये असंयुक्त है, तो ये मतलब सत्य कथन आपके पास
हो जाएगा।